फिल्म की शुरुआत होती है जब हम दो मॉर्मन मिशनरी लड़कियों से मिलते हैं, सिस्टर पैक्सटन और सिस्टर बार्न्स। दोनों का मिशन है अपने धर्म का पैगाम लोगों तक पहुंचाना और जितने ज्यादा लोगों को हो सके उन्हें बदलना। पैक्सटन परेशान है क्योंकि अब तक वो एक भी इंसान को बदल नहीं पाई है। दूसरी तरफ बार्न्स ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई लगती है क्योंकि उसने पहले ही 8 लोगों को बदल दिया है। दोनों लड़कियां शहर में घूम घूम कर लोगों से बात करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। दोनों अपनी लिस्ट में से अगला नाम देखती हैं और फिर एक ऐसे शख्स के घर पहुंचती हैं जिसने पहले मॉर्मन धर्म में रुचि दिखाई थी। वे अपनी साइकिल बाहर ताले से लगाती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बूढ़े आदमी मिस्टर रीड का जवाब आता है। वो मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते हैं और उन्हें अंदर आने का न्योता देते हैं। पैक्सटन अपना रटाटाया भाषण शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन रीड बारिश का जिक्र करते हुए उन्हें अंदर बुला लेते हैं और कहते हैं कि उनकी पत्नी भी घर में है। घर के अंदर जाते ही लड़कियां अपने बारिश से गीले कोट बूढ़े आदमी को देती है। रीड कोट लेकर लिविंग रूम में रख देते हैं और किचन में जाकर 2 सोडा और एक मोमबत्ती लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि उनकी पत्नी बहुत शर्मीली है और अभी ब्लूबेरी पाई बना रही है। लड़कियां, जो पाई की खुशबू महसूस कर सकती है, कहती है कि उनकी पत्नी को भी आकर उनके साथ बैठना चाहिए। इस पर रीड उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो जल्द ही आ जाएंगी। इसके बाद रीड उनसे उनकी निजी जिंदगी के बारे में पूछते हैं। दोनों खुशमिजाज अंदाज में जवाब देती है। पैक्सटन यहाँ तक कहती है कि अगर वो मरकर पुनर्जन्म लेती है तो वो तितली बनना चाहती है ताकि वो अपने चाहने वालों के पीछे पीछे उड़ सके। लेकिन तभी रीड एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो माहौल को थोड़ा असहज कर देता है। वो पूछते हैं कि उनका बहुविवाह पॉलीगमी के बारे में क्या ख्याल है। लड़कियां साफ तौर पर इसका विरोध करती है। इस पर रीड कहते हैं कि जोसेफ स्मिथ, जो मॉर्मन धर्म के संस्थापक थे, ने कई औरतों के साथ संबंध बनाए थे और बहुविवाह को बढ़ावा दिया था। रीड दावा करते हैं कि स्मिथ ने अपने अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसी वजह से उनका मानना है कि यह धर्म ब्रेन वॉशिंग से भरा हुआ है। इस बातचीत के दौरान बार्न्स रीड से उनकी पत्नी के बारे में पूछती है। इस पर रीड कहते हैं, मैं उसे बुला कर लाता हूं। जैसे ही रीड कमरे से बाहर जाता है, बार्न्स जलती हुई मोमबत्ती को गौर से देखती है। उसे झटका लगता है जब वो महसूस करती है कि ब्लूबेरी पाई की खुशबू किचन से नहीं बल्कि उस मोमबत्ती से आ रही है। पर इससे पहले कि वो अपनी दोस्त पैक्सटन को ये बात बता सके, रीड वापस लौट आता है। रीड दोनों से कहता है कि उसकी पत्नी उनके लिए अंदर इंतजार कर रही है और उन्हें उसके पास चलना चाहिए। लेकिन बार्न्स अचानक फोन कॉल का नाटक करती है, ये कहते हुए कि उनके सीनियर का फोन आ रहा है। रीड उन्हें थोड़ी देर का वक्त देता है। रीड के जाते ही बार्न्स घबराते हुए पैक्सटन से कहती है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। दोनों जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर याद आता है कि साइकिल की चाबी बार्न्स के कोट में है। इसके बावजूद वे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक है और उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। वे चर्च में किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि यहाँ कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं है। माहौल और भी डरावना हो जाता है जब अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है। अंधेरे में वे रीड की मदद लेने का फैसला करती है। एक अंधेरी गैलरी से गुजरते हुए वे एक स्टडी रूम में पहुंचती है जहां 2 और दरवाजे हैं। वहां उन्हें रीड मिलता है। दोनों उसे समझाती है कि उनके सीनियर ने फोन करके वापस चर्च बुलाया है। ये सुनकर रीड खुश होता है और उनके कोट लौटा देता है। लेकिन लड़कियां चौंक जाती है जब पता चलता है कि साइकिल की चाबी बार्न्स के नहीं बल्कि पैक्सटन के कोट में है। इस पर भी वे घर छोड़ने का फैसला करती है और रीड से दरवाजा खोलने को कहती है। लेकिन रीड शॉकिंगली बताता है कि फ्रंट डोर का लॉक टाइमर पर है और सुबह तक नहीं खुलेगा। वो कहता है कि घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, पीछे का दरवाजा। अब तक लड़कियां बुरी तरह डर चुकी है। माहौल और भी खौफनाक हो जाता है जब रीड ये कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई फोन कॉल नहीं आया। रीड खुलासा करता है कि इस घर की छत और दीवारें मेटल से बनी है जो नेटवर्क सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। बार्न्स गुस्से में रीड की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, इन दोनों दरवाजों में से कौन सा बाहर जाता है? रीड कोई साफ जवाब नहीं देता। पैक्सटन रीड से कहती है, अपनी पत्नी को बुलाओ, वो हमारे साथ चलेंगी। रीड मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम दोनों ने वो मोमबत्ती देखी और समझ लिया कि ओवन में कोई पाई नहीं है। फिर भी तुम मानती हो कि मेरी पत्नी है, वैसे ही जैसे तुम भगवान में विश्वास करती हो। बचपन से तुम्हारे दिमाग में जो भरोसा भर दिया गया वही तुम्हारी सच्चाई बन गया है। ये सुनकर लड़कियां बुरी तरह डर जाती है। घबराहट में बार्न्स स्टडी रूम के दोनों दरवाजे खोलती है, लेकिन निराशा होती है जब दोनों दरवाजे एक अंधेरे बेसमेंट में खुलते हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कहीं और मॉर्मन चर्च में एक मिनिस्टर जिसका नाम कैनेडी है, वो अपना दिन खत्म करने वाला होता है। लेकिन जब वो डेली लॉग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बार्न्स और पैक्सटन अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। ये देखकर वो सच में टेंशन में आ जाता है।
वहीं दूसरी तरफ उस घर में जहां वो डरावना आदमी है, वो अचानक से दुनिया के धर्मों पर अपनी सोच बताने लगता है। वो कहता है कि फैक्ट्स के हिसाब से जितने भी बड़े मोनोथेइस्टिक रिलीजन हैं, जैसे यहूदी धर्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और मॉर्मनिज्म, ये सब एक ही सोर्स से निकले हैं, बस अलग अलग फॉर्म्स में। फिर वो बोलता है कि जुडाइज्म को असली जड़ माना जाना चाहिए क्योंकि ये इन सारे धर्मों की शुरुआत है। लेकिन अब दुनिया की सिर्फ 0.2% पॉपुलेशन जुडाइज्म को फॉलो करती है, जबकि इसके कॉपी धर्मों के पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जुडाइज्म अपने भगवान का प्रचार नहीं करता और इसका कोई पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, अनलाइक बाकी के ग्रुप्स। फिर वो कहता है कि तुम लोग भी बस एक सेल्स पर्सन हो जो एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो 2 दरवाजों पर बिलीफ और डिसबिलीफ लिखता है और लड़कियों को चैलेंज करता है कि वो एक दरवाजा चुने और बाहर निकले। पैक्सटन पहले डिसबिलीफ वाले दरवाजे में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन बार्न्स उसे रोक देती है और कहती है कि चॉइस मैटर नहीं करती क्योंकि ये आदमी वैसे भी उन्हें जाने नहीं देगा। फिर बार्न्स बिलीफ वाले दरवाजे का चुनाव करती है और पैक्सटन भी उसका साथ देती है। वो उस आदमी से पूछती है कि क्या वो उनके साथ नहीं आ रहा, लेकिन वो बस दरवाजा उनके पीछे बंद कर देता है। अब लड़कियां एक डार्क बेसमेंट में पहुंचती हैं, जहां सिर्फ एक टेबल और एक फोल्ड आउट चेयर होती है। बार्न्स टेबल को मूव करती है और चेयर को उसके ऊपर रखती है ताकि वो ऊपर की खिड़की तक पहुंच सके। लेकिन तभी उन्हें सीढ़ियों के ऊपर वाला दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। जल्दी जल्दी वो फर्नीचर को अपनी जगह पर वापस रख देती है। बार्न्स पैक्सटन को एक लेटर ओपनर देती है जो उसने रीड के स्टडी रूम से चुराया था और कहती है कि अगर वो आदमी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इसका इस्तेमाल करना। कुछ ही देर बाद कोई बेसमेंट में आता है। लड़कियां सोचती है कि ये रीड है, लेकिन ये एक नंगे पैर वाली औरत होती है जो गंदी सी चादर पहने हुए होती है और बहुत खराब हालत में दिखती है। वो एक पाई लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। फिर वो बिना कुछ कहे जमीन पर गिरकर अजीब ढंग से झटके खाने लगती है। उसी वक्त रीड बेसमेंट में लगे स्पीकर से लड़कियों से बात करने लगता है। वो बताता है कि ये औरत भगवान की प्रोफेट है और आज वो एक मिरेकल देखने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो औरत पाई खाने लगती है। रीड बताता है कि पाई में जहर है और वो जल्द ही मर जाएगी। लड़कियां ये सुनकर दंग रह जाती है। रीड ये भी कहता है कि वो औरत मरने के बाद फिर से जिंदा होगी भगवान की शक्ति की वजह से। बार्न्स और पैक्सटन डर के मारे देखते हैं कि वो औरत जमीन पर गिरकर मर जाती है। इसके बाद रीड उन्हें कहता है कि वो उसकी हालत चेक करें। लड़कियां नर्वस होकर उसकी नब्ज और सांस चेक करती है और आखिर में ये मान लेती है कि वो मर चुकी है। लेकिन रीड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो जल्दी वापस आएगी और उन्हें बताएगी कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। तभी अचानक डोरबेल बजती है और रीड दरवाजा खोलने चला जाता है। उसके जाते ही लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी आवाज दरवाजे तक नहीं पहुंचती। इस बीच घर के बाहर केनेडी को बर्फीले तूफान के बीच खड़ा देखा जाता है। वो दरवाजा खटखटाकर पूछता है कि क्या उसने चर्च की लड़कियों को देखा है जो उसे मिलने आने वाली थी। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि उसने उन्हें नहीं देखा और वो यहां नहीं आई। दूसरी तरफ लड़कियां बेसमेंट के लॉक्ड दरवाजे के नीचे के छोटे से गैप से बाहर झांकती हैं। उन्हें एक रग, कालीन पर एक माचिस की डिब्बी नजर आती है। वो प्लान करती है कि रग में आग लगाकर धुआं बनाएंगी ताकि कैनेडी को इसका पता चल जाए। बाहर मिस्टर कैनेडी रीड को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है और वहां से जाने का फैसला करता है। रीड चुपचाप उसे जाता हुआ देखता है। बेसमेंट में लड़कियां किसी तरह माचिस की डिब्बी तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे सीढ़ियों पर आती है, पैक्सटन नोटिस करती है कि उस मरी हुई औरत का शरीर अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ लगता है। लेकिन बार्न्स उसे इग्नोर करती है और माचिस जलाने पर फोकस करती है। दुर्भाग्य से बार्न्स माचिस जलाने में स्ट्रगल करती है और फिर वो मरी हुई औरत अचानक से जिंदा हो जाती है और उल्टियां करने लगती है। फिर वो औरत बताने लगती है कि उसने दूसरी दुनिया में क्या देखा और अपनी बात को खत्म करते हुए कहती है, इट्स नॉट रियल। तभी रीड बेसमेंट में आता है और उस औरत को लड़कियों से खींचकर दूर कर देता है। वो लड़कियों से कहता है कि जो शब्द उन्होंने सुने हैं वो पवित्र है और उन्हें पवित्र किताबों में लिखा जाएगा। इसके बाद रीड लड़कियों से कहता है कि वो भी मरकर देख सकती है कि जिंदगी के पार क्या है। वो दावा करता है कि इससे उन्हें इंसानी अस्तित्व के सारे रहस्यों के स्पष्ट जवाब मिल जाएंगे। लेकिन बार्न्स इसका विरोध करती है। वो कहती है कि उस औरत ने जो देखा वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन था जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान होता है। वो बताती है कि बचपन में जब उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी तो उसे क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था। उस वक्त उसने भी वही सब चीजें देखी थी जो उस औरत ने डिस्क्राइब की, लेकिन फिर वो वापस जिंदा हो गई। ये कहने के बाद बार्न्स पैक्सटन को इशारा करती है कि वो अटैक शुरू करे, लेकिन इससे पहले कि पैक्सटन कुछ कर पाए, रीड अचानक बार्न्स का गला चाकू से काट देता है। ये देखकर
पैक्सटन डर के मारे पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बूढ़ा आदमी बड़ी शांति से उसे देखता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो दावा करता है कि बार्न्स भी उसी तरह जिंदा हो जाएगी जैसे वो औरत हुई थी। कुछ मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन बार्न्स की बॉडी फिर भी हिलती नहीं। तब रीड उसका दाया हाथ काटता है और उसके अंदर से एक मेटल ऑब्जेक्ट निकालता है। फिर वो पैक्सटन को दिखाता है और दावा करता है कि ये एक माइक्रोचिप है। वो कहता है कि बार्न्स असली इंसान नहीं थी, बल्कि इस सिमुलेशन में डाली गई एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी। रीड बताता है कि यही वजह है कि बार्न्स को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। फिर वो ये कहता है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है और असली दुनिया तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, मौत। वो पैक्सटन को खुद को खत्म करने के लिए उकसाता है, लेकिन पैक्सटन को शक होता है कि वो मेटल ऑब्जेक्ट असल में बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है। वो रीड के पूरे रिजरेक्शन ड्रामा को एक झूठ करार देती है। अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए पैक्सटन इस बात की ओर इशारा करती है कि जब वो और बार्न्स मिनिस्टर के आने से डिस्टर्ब थी, तभी एक दूसरी औरत जो हूबहू मरी हुई औरत की तरह दिख रही थी, छिपे हुए दरवाजे से बाहर आई। इस दूसरी औरत ने पहली वाली की जगह ले ली और रीड द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को दोहराने लगी, लेकिन वो औरत अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ देती है, इट्स नॉट रियल। इससे साबित होता है कि रीड ने बार्न्स की हत्या और पैक्सटन को सिमुलेटेड रियलिटी में यकीन दिलाने की कोशिश अपने फेल हुए प्लान को कवर करने के लिए की। ये कहने के बाद पैक्सटन बेसमेंट में छुपे हुए दरवाजों की तलाश शुरू करती है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक दरवाजा मिलता है जो एक और तहखाने सेलर की ओर खुलता है। रीड उसे चेतावनी देता है कि अगर वो वहां गई तो उसे सच्चे धर्म का सामना करना पड़ेगा। सारी घटनाओं के बावजूद पैक्सटन सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो एक शाफ्ट के नीचे उतरती है और वहां एक औरत की लाश पाती है जो उसकी थ्योरी को सही साबित करती है। तभी रीड दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन पैक्सटन अपने फोन की लाइट से आगे बढ़ती है। वो टनल्स की जांच करती है और कई दरवाजे और कमरे पाती है जो ओकल्ट सिंबल्स और सैटेनिक प्रैक्टिसेस के निशानों से भरे होते हैं। जल्द ही उसे एक दरवाजा मिलता है जिस पर उनके साइकिल का पैडलॉक लगा होता है। उसे अपनी पॉकेट में उसकी चाबी मिलती है। दरवाजा खोलने पर जो वो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है कि एक कोल्ड स्टोरेज रूम में कमजोर औरतें छोटी छोटी केजेस में कैद है। तभी रीड वहां आ जाता है और पैक्सटन से पूछता है कि क्या अब उसे सच्चे धर्म का मतलब समझ आया। इसके जवाब में पैक्सटन रीड को याद दिलाती है कि जब उसने उन्हें लिविंग रूम में अकेला छोड़ा था तब वो बाहर जाकर उनकी साइकिल्स ले आया। उसने ये सब इसलिए किया ताकि अगर कोई उनकी तलाश में आए तो उन्हें न ढूंढ सके। रीड ने चाबी जानबूझकर गलत पॉकेट में रखी थी ताकि पैक्सटन उसे ढूंढ सके और वो इस जगह तक पहुंच सके। पैक्सटन बताती है कि उसने यहाँ आने का कोई चुनाव नहीं किया, बल्कि ये रीड का प्लान था और वही उसे इस मुकाम तक लाया। फिर वो कहती है, तुम्हारा सच्चा धर्म सिर्फ एक चीज है, कंट्रोल। रीड उसकी बात सुनकर इंप्रेस हो जाता है और मान लेता है कि वो सही कह रही है। वो दावा करता है कि यहाँ कैद सभी औरतें अपनी मर्जी से यहाँ हैं। उनके अपने बिलीफ्स और डिसीजन उन्हें इस स्थिति तक लेकर आए हैं। रीड गुस्से में आकर उस औरत की एक उंगली काट देता है जिसने पहले स्क्रिप्ट से हटकर कुछ बोल दिया था। ये देखकर पैक्सटन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी जब वो पागल आदमी अपने धर्मों की बकवास शुरू करता है, पैक्सटन मौका पाकर उसे बार्न्स द्वारा दी गई लेटर ओपनर से हमला कर देती है। पैक्सटन फटाफट अंडरग्राउंड कॉरिडोर से भागते हुए सीढ़ियां चढ़ती है और स्टडी रूम तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से दरवाजे को एक टेबल से बैरिकेड कर देती है, लेकिन ये समझ आती है कि घर के सारे दरवाजे लॉक है। आखिरकार वो तय करती है कि उसे वापस नीचे जाना होगा और कोई दूसरा एग्जिट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पैक्सटन बेसमेंट में पहुंचती है, रीड उसे पेट में चाकू मार देता है। दोनों घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। रीड अपने आखिरी दम पर उससे कहता है, हमारे लिए प्रे करो। पैक्सटन जवाब देती है, प्रे करने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन वो ये भी कहती है कि दूसरों के बारे में सोचना और दयालु होना एक खूबसूरत बात है। इस बात के बाद वो प्रे करने लगती है। रीड फर्श पर घिसटता हुआ पैक्सटन के सीने पर सिर रखकर रोने लगता है, लेकिन अचानक वो चाकू उठाकर पैक्सटन को मारने की कोशिश करता है। तभी किसी ने लकड़ी के तख्ते पर लगे कीलों से रीड के सिर पर वार कर दिया। ये बार्न्स थी जो अब भी जिंदा थी और उसने उस पागल आदमी को मार गिराया। लेकिन अफसोस, बार्न्स भी थोड़ी देर बाद पैक्सटन की गोद में दम तोड़ देती है। इस हादसे के बाद पैक्सटन किसी तरह ऊपर आती है और वहां घर का एक प्रोटोटाइप देखती है। वो ध्यान से उसे देखती है और एक एयर डक्ट के जरिए एस्केप रूट ढूंढ निकालती है। पैक्सटन उस रास्ते से निकलती है और घंटों की यातना के बाद उस डरावने घर से बाहर निकलने में कामयाब होती है। जंगल से गुजरते हुए एक तितली उसके हाथ पर आकर बैठती है। ये तितली उसे उस विश की याद दिलाती है जो बार्न्स ने की थी। अगर वो कभी पुनर्जन्म ले तो तितली बनकर अपने किसी प्रियजन के हाथ पर बैठे। तितली कुछ देर बाद उड़ जाती है और पैक्सटन अकेली बर्फीले जंगल में रह जाती है।
इस खौफनाक सफर के बाद पैक्सटन का सर्वाइवल हमें यह सिखाता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।